Hello students, my name is Atisha Chhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME 301 का यूनिट नंबर 4 रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल्स का 9th पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 4.6 जिसमें हम दो टॉपिक कवर कर रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब एंड सोलेनॉइड वाल्व। पहले स्टार्ट करते हैं कैपिलरी ट्यूब से। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ये कैपिलरी ट्यूब का डायग्राम है जिसे हिंदी में केशिका नली कहा जाता है। तो केशिका नली एक एक्सपांशन डिवाइस है। इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत कम होता है और ये एक नियत लंबाई वाली नलिका होती है। ठीक है, इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। इस कैपिलरी ट्यूब को कंडेंसर तथा इवापोरेटर के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये कंडेंसर है और ये इवापोरेटर है। तो कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच में ये यहाँ पे ये कैपिलरी ट्यूब लगाई गई है। ठीक है, तो ये कैपिलरी ट्यूब कंडेंसर इवापोरेटर के बीच में एज ए एक्सपेंशन डिवाइस लगाई जाती है। इस कैपिलरी ट्यूब के अति अल्प डायमीटर तथा अधिक लंबाई के परिणाम स्वरूप इसमें से प्रवाहित होने वाला रेफ्रिजरेंट लिक्विड के दाब में फ्रिक्शन के कारण काफ़ी कमी हो जाती है। ठीक है, चूँकि कैपिलरी ट्यूब का व्यास बहुत कम है और इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो जब इसमें से लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब फ्लो होता है तो उसके प्रेशर में फ्रिक्शन के कारण काफ़ी कमी आ जाती है, जिसके कारण कैपिलरी ट्यूब कंडेंसर और वाष्पित्र के प्रेशर में आवश्यक अंतर बनाए रखती है। ठीक है, तो इस वजह से कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेंटेन रहता है। यदि इस कैपिलरी ट्यूब में फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन को बढ़ा दिया जाए, प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन अगर बढ़ा दिया जाए, यानी कि अगर इसके डायमीटर को कम करके लंबाई को बढ़ाया जाए, तो उसी प्रवाह दर के लिए अधिक प्रेशर डिफरेंस आवश्यक होगा। कैपिलरी ट्यूब में प्रशीतक प्रवाह की दर संपीड़ित्र द्वारा पंप किए गए प्रशीतक की प्रवाह दर के समान होती है। इस कारण नली का व्यास तथा लंबाई मतलब इसका जो लंबाई की जो डिज़ाइन है वो कंडेंसर और वाष्पित्र के प्रेशर पर संपीड़क की पंपिंग क्षमता के आधार पर नियत किए जाते हैं। ये कैपिलरी ट्यूब जनरली तांबे की बनी होती है। ठीक है, इनका जो डायमीटर होता है वो 0.5 से 2.25 mm तक होता है। लंबाई 0.5 मीटर से 5 मीटर के बीच में होती है। इस कैपिलरी ट्यूब के प्रवेश पर बहुत महीन जालीनुमा छन्नी लगाई जाती है जिसे बोलते हैं स्ट्रेनर। ये क्या करती है, किसी भी प्रकार की अशुद्धि को नली में जाने से रोकती है। ठीक है, इसके अलावा कैपिलरी ट्यूब की एक मुख्य विशेषता ये है कि यदि कंप्रेसर बंद हो जाता है तो उसके बाद भी कंडेंसर से इवापोरेटर की ओर रेफ्रिजरेंट का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि कंडेंसर और वाष्पित्र के जो प्रेशर है वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो अगर संपीड़क बंद भी हो जाता है तब भी कंडेंसर से इवापोरेटर के बीच में प्रशीतक का प्रवाह होता रहता है जब तक कि प्रेशर दोनों का इक्वल ना हो जाए, जिसके कारण कंप्रेसर को वापस चालू करने पर ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस का जो संपीड़क है, कंप्रेसर है, उसको ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस का सामना नहीं करना पड़ता। परिणाम स्वरूप ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती कंप्रेसर को चालू करने के लिए। इसके अलावा कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं कैपिलरी ट्यूब के। एडवांटेज, बनावट बहुत इजी होती है, लागत कम होती है और इस कैपिलरी ट्यूब को
जब हम यूज़ करते हैं तो रिसीवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जनरली आपने देखा होगा इवापोरेटर से पहले एक रिसीवर होता है, अभिग्राही, है ना। लेकिन अगर हम कैपिलरी ट्यूब का यूज़ कर रहे हैं तो रिसीवर की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि प्रशीतक में गंदगी या नमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा नली में प्रशीतक का प्रवाह मार्ग बंद हो जाता है, क्योंकि इसका व्यास बहुत कम है। अगर कोई गंदगी वगैरह कुछ आ जाएगी रेफ्रिजरेंट में तो कैपिलरी ट्यूब का जो फ्लो है, इसके अंदर से जो फ्लो हो रहा है वो ब्लॉक हो जाता है। सेकंड है, इसका उपयोग परिवर्तनीय भार भी परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ 2 डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व ये एक विद्युत चलित वाल्व है, इसलिए इसे चुंबकीय वाल्व भी कहा जाता है। ये वाल्व कंडेंसर और वाष्पित्र के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कैपिलरी ट्यूब भी कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच में लगाई जाती है, उसी प्रकार सोलेनॉइड वाल्व भी कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच में लगाया जाता है और ये विद्युत प्रणाली पर काम करता है। ये वाल्व प्रशीतलन भार के अनुसार प्रशीतक प्रवाह दर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर प्रशीतलन भार कम या ज़्यादा होता है तो जो रेफ्रिजरेंट फ्लो है उसको मेंटेन करने का काम सोलेनॉइड वाल्व करता है। इस वाल्व में एक आर्मेचर होता है। इस आर्मेचर के ऊपर अवरोधक पदार्थ से लेपित तांबे के तार की कुंडली लपेटी जाती है। ठीक है, तो इसमें एक आर्मेचर होता है, उसके ऊपर तांबे के तार से एक कुंडली लपेट दी जाती है। इस आर्मेचर कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में वाल्व को लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में वाल्व को लगा दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों आर्मेचर से इन दोनों के बीच में इन दोनों के ऊपर कुंडली लपेट दी तांबे से और इस बीच में यहाँ पे वाल्व लगा दिया गया है, जिसके कारण कुंडली ऊर्जा युक्त होती है और वाल्व खुल जाता है। ऊर्जा न मिलने पर ये वाल्व फिर से बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वाल्व खुलता और बंद होता है। एनर्जी मिलती है तो खुल जाता है, एनर्जी नहीं मिलती तो वाल्व फिर से बंद हो जाता है। इस वाल्व में इवापोरेटर पर भार बढ़ने से इवापोरेटर का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण इसमें लगी टेम्परेचर बेलोस जो है उसका एक्सपेंशन होने लगता है। ठीक है, तो इवापोरेटर में प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा तो इसके अंदर जो टेम्परेचर बेलोस है उसका एक्सपेंशन होने लगता है और स्पर्श बिंदु जुड़ जाते हैं और वाल्व कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और कुंडली ऊर्जा युक्त होकर वाल्व की स्टेम को ऊपर की ओर खींचती है। ठीक है, तो ये कुंडली जो है ऊर्जा युक्त हो जाती है और ये वाल्व की स्टेम को ऊपर की ओर खींचती है और जो ये वाल्व है उस वजह से ये वाल्व यहाँ से खुल जाता है। इस प्रकार लिक्विड रेफ्रिजरेंट अधिक मात्रा में वाष्पित्र में प्रवाहित होने लगता है और वाष्पित्र का जो टेम्परेचर है वो वापस सामान्य स्थिति में आ जाता है। इस कारण स्पर्श बिंदु फिर से अलग हो जाते हैं और संपर्क जो है वो टूट जाता है और वाल्व वापस अपनी बंद अवस्था में वापस आ जाता है नीचे की तरफ। सोलेनॉइड वाल्व का प्रयोग कई प्रशीतलन निकाय में वाष्पित्र का तापमान बहुत कम हो जाने अथवा बहुत अधिक बढ़ जाने पर निकाय को बंद रखने के लिए किया जाता है तथा परिवर्तित प्रशीतलन भार के अनुसार आवश्यक मात्रा में प्रशीतलन के प्रवाह और प्रशीतलन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कैपिलरी ट्यूब एंड सोलेनॉइड वाल्व। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।